हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट ज्ञान। तो आज हम पॉलिटी फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे आपके पार्ट 3 के जो रिमेनिंग सेक्शन थे यानी रिमेनिंग जो आर्टिकल थे उनके बारे में। तो ये हमारा पॉलिटी फाउंडेशन बैच का कौन सा क्लास है? तो ये क्लास नंबर 3 है, जो कि आपका जो पॉलिटी फाउंडेशन बैच है ये टोटली डिपेंड है आपके खान सर के क्लास नोट पे। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके खान सर क्लास नहीं लेते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको खान सर की क्लास अटेंड करनी है तो आप उनके ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पढ़ने वाले क्या हैं और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था क्लास 1 में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका एक इंट्रोडक्शन था उसको देखा था, और उसके बाद हमने देखा था पार्ट 1 में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो पार्ट 1 में आपके जितने सारे आर्टिकल थे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आपके पार्ट 2 में जितने आर्टिकल थे यानी कि 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल पार्ट 2 में थे उसका डिस्कस किया। फिर हमने पार्ट 3 स्टार्ट किया। पार्ट 3 में हमने कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर लिया है। पार्ट 3 में हमने 12 से लेके कितने तक 22 तक जो आर्टिकल आते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस क्लास में। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 का जो रिमेनिंग सेक्शन बचा था, जो कि है आर्टिकल 23, 24 और उसके बाद वाले आर्टिकल। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो आपका पार्ट 3 है उसमें जो आपका अगला सेक्शन है जो कि आर्टिकल 23 और 24 में आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन जो होता है इसके विरुद्ध क्या आपके पास अधिकार है, उससे डील करता है आपका आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका आर्टिकल 23 क्या कहता है और आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो देखो, जो आपका आर्टिकल 23 है उसके दो सब कैटेगरी है, यानी कि 1 और 2 है, यानी कि 1 और यहाँ पे 2 है। तो देखो 23 का 1 क्या कहता है। 23 का 1 कहता है कि देखो, ट्रैफिकिंग जो होती है यानी कि किसी के साथ दुर्व्यवहार या फिर उसकी तस्करी नहीं की जा सकती, ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, किसी से आप क्या नहीं कर सकते हो, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते हो, यानी आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हो, या फिर आप बधुआ मजदूरी किसी से नहीं करा सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी से फोर्स लेबर यानी कि बलात्कार नहीं करा सकते हो। जैसे होता है क्या है, होता ये है कि पहले आप किसी मजदूर को बुलाएं और उसको मतलब कि उसका उचित प्राइस ना देके आप क्या कर रहे हो, उसे बेगारी करा रहे हो। ठीक है, यानी कि उसे बधुआ पकड़ के क्या कर रहे हो, बधुआ मजदूरी करा रहे हो, और वो चाहता है कि वो काम ना करे लेकिन आप जबरदस्ती उसको उस काम को करा रहे हो। तो ये जो हमारा संविधान है, संविधान का आर्टिकल 23 जो है ये इन सब चीज़ों को क्या मानता है, गलत मानता है। और आपके हिसाब से क्या होगा, यानी संविधान के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप कानूनी पेचे में फंस सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपके संविधान में इनको गलत माना गया है, यानी कि आप किसी से बेगारी या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो, या फिर आप किसी को फोर्स लेबर यानी बलात्कार नहीं करा सकते हो, या फिर किसी की आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23 का 1 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब देखो आर्टिकल 23 का जो 2 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसका जो आपको पहले 1 में कहा गया था उसमें क्या किया गया है कि अगर राष्ट्रहित और आपातकाल की अगर बात आए तो ये जो चीजें हैं ट्रैफिकिंग को छोड़ के बेगारी, बधुआ मजदूरी या फिर बलात्कार, इसका उल्लंघन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप काम ना भी करना चाहो, अगर ये आपातकाल है तो आपसे सरकार क्या करा सकती है, काम करा सकती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं केवल 9 से लेके 5 तक की ड्यूटी करूं उसके बाद मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन अगर कोई राष्ट्रहित को लेके काम है तो आपसे गवर्नमेंट आपको 9 से 5 के बजाय ओवर टाइम भी करा सकती है आपके इच्छा के ना होने के बावजूद। तो ये आपके आर्टिकल 23(2) में आता है। ठीक है, तो इनका उल्लंघन तभी होगा जब राष्ट्रहित की बात आएगी या फिर आपातकाल का बात आएगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर मान लो देश को आपकी जरूरत है तो आपसे क्या करा सकते हैं, आपसे इन सब चीज़ों का उल्लंघन भी हो सकता है। ठीक है, आपसे फोर्स लेबर भी करा सकते हैं। जैसे मान लो अभी कोरोना का टाइम आ रहा था, अब मान लो कि जो आपके पुलिस लोग थे, फ्रंट एंड वॉरियर जो थे, अब ऐसे उन्होंने कितना उन्होंने काम किया। ठीक है, अगर वो इसमें से कोई चाहे कि मैं काम ना करूं तो उसको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम उनको क्या है, उनको देश की जरूरत है। वो इस समय वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप राष्ट्रहित और आपातकाल में आपका ये सब चीजें नहीं देखा जाता है। ठीक है, आपको काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 24 आपका डील करता है
बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि अगर कोई बच्चा है और वो 14 साल से कम है तो उसको आप फैक्ट्री में नहीं काम करा सकते हो, ठीक है, या फिर उसको खादान में नहीं काम कराओगे, या फिर उस बच्चे से कोई आप खतरनाक काम नहीं कराओगे, ठीक है। तो ये आपका कौन कहता है, ये आपका आर्टिकल 24 में मेंशन है, यानी कि बाल नियोजन पे पूरा का पूरा प्रतिबंध है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। आपने कालीन सुना होगा, कालीन भैया नहीं, जो मिर्जापुर वाले, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कालीन उद्योग की बात हो रही है, ठीक है। देखो, आपके जो बच्चे होते हैं वो कालीन उद्योग में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो कालीन का काम होता है वो काफी बारीक होता है, और बच्चों का जो हाथ होता है वो काफी बारीक होता है, वो उस काम को बहुत बारीकी से करते हैं। तो आपका पूरे देश में जो कालीन उद्योग है, इस उद्योग में सबसे ज्यादा बच्चे लगे हुए हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट एक और है कि आपने नाम सुना होगा शिव काशी का। किसका? शिव काशी का, जो कि आपके कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा देश में क्या होता है? पटाखा बनाने का काम होता है। तो आप इन सब कामों में भी जो बच्चे 14 साल से कम है उनका यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये कानूनी जुर्म है, ठीक है। संविधान इसका परमिशन नहीं देता है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है वो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या है? वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम देता है। अब हम एक एक आर्टिकल को देखते हैं कि हर एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक आर्टिकल कहता क्या है। तो जो आपका आर्टिकल 25 है, देखो वो क्या कहता है। वो कहता है, वो जो आर्टिकल 25 है ये डील करते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पे, यानी कि जो पर्सनल आपका जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, उससे डील करते हैं। यानी कि आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप धार्मिक कार्य या फिर रिवाज स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो, या फिर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने धर्म का अगर चाहो तो आप प्रचार कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 25 कहता है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो आपके सिख धर्म के लोग होते हैं वो कृपाण रखते हैं। आपके कुछ धर्म के लोग हिजाब पहनते हैं, वैसे कुछ धर्मों में आपके सिंदूर लोग यूज करते हैं। तो आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि वो धर्म से रिलेटेड अगर कुछ कार्य कर रहा है या कोई कुछ कर रख रहा है, जैसे कृपाण रख रहा है, सिंदूर लगा रहा है, तो उनको पूरा का पूरा फ्रीडम है, ठीक है। आप किसी को इस बेस पे नहीं रख सकते हो कि वो कृपाण लेके चल रहा है, उसने सिंदूर किया है, आप किसी को नहीं रख सकते हो। ये कहलाता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। ये देखो, ये हमारे संविधान की क्या है? खूबी है, ठीक है। जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी तरीके से हमारा संविधान बनाया है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि देखो, जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी धार्मिक कार्य की स्थापना कर सकते हो, यानी कि जो धार्मिक कार्य आप करना चाहते हो उसकी स्थापना, उसमें संपत्ति लगा सकते हो, या फिर उसमें वैधानिक खर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका 25 जो था वो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता था, और जो आर्टिकल 26 है वो आपका है सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप समूह में क्या करने के लिए फ्री हो। जैसे आपको यज्ञ करना है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये आपको क्या है? सामूहिक स्वतंत्रता है आपके धार्मिक कार्य से रिलेटेड। ऐसे ही आप हवन कर सकते हो। और आपने देखा होगा जो अपने मुसलमान भाई लोग हैं वो क्या करते हैं? वो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो उनको भी ये आपका जो है परमिशन प्राप्त है आर्टिकल 26 से कि वो क्या कर सकते हैं, उनको सामूहिक स्वतंत्रता है और वो सड़क पे कुछ देर के लिए नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता है जो सड़क पे नमाज वो पढ़ते हैं, तो उनको क्या है? सामूहिक स्वतंत्रता प्राप्त है आपके आर्टिकल 26 से। आपको ये समझ में आ गया। आर्टिकल 27 देखते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्य में जो धन लगा होगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन आप इससे कंफ्यूज ना होना, और आप सोच रहे होंगे कि मैं कभी मंदिर में गया था और वहाँ पे पास लगे होते थे कि अगर मान लो कि वीआईपी के लिए लग, या फिर आप दर्शन करना चाहते हो तो वहाँ पे एंट्री फी देनी होती है, वो अलग बात है। अगर वो कोई धार्मिक संस्थान है तो वो एंट्री फी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर धार्मिक कार्य में जो धन लगा हुआ है उस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। ये दोनों चीज अलग है। अगर कोई संस्थान फी ले रही है तो वो ले सकता है, और लेकिन उस पर क्या होगा?
वो अगर कोई कार्य कर रहा है, उसमें जो धन लगा रहा है धार्मिक कार्य में, वो क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा। इसका कभी कभार दुरुपयोग भी हो जाता है, लेकिन आप जानते हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ सही होते हैं पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होते हैं। तो इसका भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं हम। अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 28। देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि देखो जो सरकारी खर्च से जो संस्थान चल रही हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट संस्थान है, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। ठीक है, कि अगर कोई संस्थान है जो कि आपके गवर्नमेंट के खर्च से चलता है, तो आप उसमें कोई क्या कर सकते हो, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर उसमें कोई है, तो वो उसको आप धार्मिक कार्य करने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हो। कौन कहता है, आपका आर्टिकल 28। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि आपने नाम सुना होगा संस्कृत महाविद्यालय, आपने सुना मदरसा, और आप ये कहते होगे कि जो मदरसा है उसमें उर्दू और फारसी पढ़ाई जाती है, और वो जो आपका मदरसा है वो गवर्नमेंट से फंडेड है। ऐसे आपको मान लो संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें कोई संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, तो आप कहोगे कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, और ये जो कॉलेज है वो क्या है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो ये आपका आर्टिकल 28 का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो देखो पहले मदरसा की बात, तो जो मदरसा में उर्दू और फारसी जो पढ़ाई जाती है, तो आप इसको गलत समझते हो, उसको आप समझते हो कि इस्लाम शिक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको उर्दू और फारसी है वो एक टाइप की भाषा है। क्या है, वो एक प्रकार का भाषा है, और वो आपके गवर्नमेंट संस्थान में क्या कर सकती है, पढ़ाई जा सकती है। ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, और ये आप जब संस्कृत को जो गलत समझते हो, आप जो संस्कृत है वो हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए यूज किया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये हिंदू धर्म से, ये नहीं कि आप हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हो। ये क्या है, संस्कृत एक भाषा है, तो इसको भी क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अगर ये कोई संस्थान ऐसा कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई उर्दू और फारसी पढ़ा रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, तो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 किसे डील करते हैं, तो ये आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। क्या देता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी कि एजुकेशन और जो कल्चरल जो आपका राइट है उसको देता है। तो एक एक को देखते हैं। पहले देखते हैं हम आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 क्या करता है, ये डील करता है कि जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करता है। क्या करता है, आपके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि ये कहता है कि अगर कोई संस्थान है, तो वो संस्थान अल्पसंख्यक के संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म या फिर किसी जाति के आधार पर उस संस्थान में उसको प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं आपको। देखो आपने जैन धर्म के लोगों को देखा होगा, जो पहले श्वेतांबर दिगंबर थे। तो जो दिगंबर लोग होते थे वो क्या थे, वो वस्त्र नहीं धारण करते थे। अगर वो कोई संस्थान में आता है और वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो कि हाँ तुम्हारी ये जो संस्कृति है मैं इसकी बेस पे आपको अलाउ नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मान लो कि कृपाण लेके आ रहा है, अगर उसको आप संस्थान में एंट्री लेने के लिए नहीं बोल सकते हो कि उसका धर्म कुछ और है। ये आपका राइट देता है आर्टिकल 29, जो कि अल्पसंख्यकों की हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, जिससे कि अल्पसंख्यक जो है वो किसी भी संस्थान में दाखिला लेके उचित से उचित शिक्षा ले सके। अब इसका अपोजिट देखो, अगर मान लो कोई अल्पसंख्यक है, वो मान लो कि सब वहाँ पे को एजुकेशन है कि सब लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस संस्थान में। अगर वो उस संस्थान से कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए आपके संविधान देखो कितना गजब का आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। इसकी जबरदस्त व्यवस्था की गई है कि अगर मान लो अल्पसंख्यक की उस संस्थान में, यानी कि जो सबके लिए ओपन है, उसमें अगर कोई परेशानी होती है, तो जो आपके अल्पसंख्यक क्या कर सकता है कि अपनी संस्थान खोल सकता है। ठीक है, वो अलग अपने के लिए क्या कर सकता है, संस्थान खोल सकता है, जिसमें वो क्या होगा, कंफर्टेबल होगा शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट होगी वो उसको फंड भी देगी, यानी कि उसको धन भी देगा अल्पसंख्यक के लिए। और इसी के बेस पे आपको जो मदरसा होती हैं, संस्कृत विद्यालय होती हैं, ये सब चलाए आते हैं। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 29 और 30 में समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है, और ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट आर्टिकल होगा, जो कि है आर्टिकल 31। देखो आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 डील करता है आपका पैतृक संपत्ति से। ठीक है,
पत्रिके से जो आपके पैतृक जो संपत्ति है उससे डील करते हैं। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है। तो इसको आपका जो ये मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार ना होके इसको बना दिया गया है क्या, कानूनी अधिकार, और इसको आर्टिकल में रख दिया गया 300 के क में। किसमें, 300 के क में रख दिया गया है। इसमें ये क्या हो जाता ना कि इसमें आप देखो, अगर ये मूल अधिकार, सबसे पहले आप समझो कि मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। इसको हटाने की वजह क्या थी, तो आपके मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसको ना तो सरकार और ना ही कोई व्यक्ति आपसे ले सकता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसको गवर्नमेंट तो ले सकती है, लेकिन अगर कोई मान लो दूसरा कोई व्यक्ति है उस अधिकार को आपसे नहीं ले सकती है, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले लोगों के पास जो जमींदारी प्रथा थी, लोगों के पास बहुत ज्यादा खेत खलिहान थे। अब इसको क्या करना था, सब में बांटा जाना था। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कुछ जो आपके जिनसे ज्यादा थी, जो आपका फिर उससे क्या किया गया कि उनसे लेके गरीबों में जिनके पास भूमि नहीं थी उसमें बांटा गया। तो अगर ये आर्टिकल 31 रहता जिसमें पैतृक संपत्ति एक मौलिक अधिकार थी, अगर ये ऐसा एज इट इज रहता तो आप किसी से भी उसकी संपत्ति यानी कि जो उसका पैतृक संपत्ति है उसको ले नहीं सकते थे। इसलिए क्या किया गया कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको मौलिक अधिकार से हटा के 300 के क में रखा गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इससे ये हुआ कि आपका जो कानूनी अधिकार है तो आपसे ये कोई व्यक्ति तो नहीं ले सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आपकी संपत्ति ले सकती है। समझ में आया। अब देखो, आप समझ रहे होगे कि एक तो हमने आर्टिकल 19 के 6 में भी देखा था संपत्ति के बारे में, लेकिन देखो वो जो संपत्ति था वो अलग था, वो आपके द्वारा अर्जित संपत्ति से डील करता था, ठीक है, 19 का 6। लेकिन जो आर्टिकल 31 है उसमें डील करता है आपके पैतृक संपत्ति की। तो आई होप कि आपको ये दोनों बारीकी जो पॉइंट है उसको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप अगर आज फर्स्ट बार इस क्लास को ज्वाइन किया हो तो जो आपके 2 प्रीवियस क्लास हो चुके हैं पॉलिटी फाउंडेशन के, आप उन दोनों को अटेंड करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ का जो आपका पॉलिटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।